अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है, मगर बहादुर वो है जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान ना छोड़े। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 17 फरवरी के करंट अफेयर में। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो देखिए, अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के एक पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज थे नमन ओझा। नमन ओझा ने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास ले लिया है। देखिए, जो आपके नमन ओझा हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, नमन ओझा के नाम से घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी के दौरान विकेट के पीछे सबसे ज्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड है। और जो आपके नमन ओझा हैं इन्होंने साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था, और इन्होंने टीम इंडिया के लिए एक टेस्ट मैच खेला है, एक वनडे और 2 T20 मुकाबले खेले हैं। और ये जो है आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से भी जो है खेल चुके हैं। तो याद रखिएगा, नमन ओझा जो है एक विकेट कीपर बल्लेबाज थे इंडियन क्रिकेट टीम के, और इन्होंने भी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है। देखिए, जो आपका किंग्स 11 पंजाब टीम था, अब इसका नया नाम हो गया है पंजाब किंग्स। तो इस बार पंजाब किंग्स के नाम से जो है ये टीम खेलेगी आईपीएल में। देखिए, किंग्स 11 पंजाब ने अपना नया नाम बदल लिया है, और ये अब जो है पंजाब किंग्स टीम कहलाएगी। और किंग्स 11 पंजाब जो है आईपीएल की उन 8 टीमों में शामिल है जिसने पिछले साल यूनाइटेड अरब अमीरात में आईपीएल खेला था। ठीक है, देखिए, इस महीने में होने वाली जो आईपीएल की नीलामी है, यानी कि इस फरवरी महीने में आईपीएल की नीलामी होगी। और इससे पहले जो है ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को जो है टीम से बाहर कर दिया गया है किंग्स 11 पंजाब के, यानी कि पंजाब किंग्स टीम से। और वर्तमान में देखिए, आप बता दूं जो आपके किंग्स 11 पंजाब टीम के जो कैप्टन है इनका नाम है लोकेश राहुल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और देखिए, लोकेश राहुल से पहले जो आपका किंग्स 11 पंजाब टीम था, तो इसके कैप्टन युवराज सिंह भी रह चुके हैं, और वीरेंद्र सहवाग भी रह चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो जॉर्ज वेली है ये भी जो है कप्तानी कर चुके हैं किंग्स 11 पंजाब टीम के। तो ये सारे अपडेट याद रखिएगा। लेकिन जो आपका ये किंग्स 11 पंजाब का आईपीएल टीम है, ये अब जो है पंजाब किंग्स के नाम से इस बार आईपीएल में खेलेगा, इसको याद रखिएगा। तीसरा कि कौन से टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरल के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखिए, रोजर फेडरर के बाद जो है नोवाक जोकोविच जो है ये 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। रोजर फेडरर ने जो है 362 जीत का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कैसे क्या कहाँ पे हुआ। और नोवाक जोकोविच के बारे में एक विशेष बात यह है कि ये 8 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन है, और अभी हाल ही में इन्होंने अपनी 300वीं जीत दर्ज की। कहाँ पर? देखिए, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी वर्तमान में जो आपके नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने अभी हाल ही में कनाडा के मिलोस राउनिक को जो है 7-6, 4-6, 6-1, 6-4 से हराकर अभी हाल ही में अपनी 300वीं जीत दर्ज की। तो यहाँ पे हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो आपके सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं, ये जो है 300 जीत दर्ज करने वाले जो है टेनिस में दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। और पहले खिलाड़ी कौन है? देखिए, सबसे ज़्यादा टेनिस में जीत दर्ज की है रोजर फेडरर ने। और रोजर फेडरर जो है ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कुल 362 जीत दर्ज की है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपकी महाराष्ट्र की राज्य सरकार है, इसने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता किया है। और ये समझौता जो है कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को महाराष्ट्र के लाखों ग्राहकों को भारत में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने में सक्षम करेगा। फ्लिपकार्ट इन सभी निर्माताओं को पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए मुफ्त प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा इस समझौते के तहत। महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल महाराष्ट्र की मुंबई है।
महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 11.42 करोड़ और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। पांचवा प्रश्न है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किसे गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी का ट्रॉफी दिया। देखिए ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से कहीं नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए दिल्ली पुलिस को जो है गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी प्रदान की गई है हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इस न्यूज़ को थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे और आप सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। देखिए आपने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया होगा, आपने देखा होगा एसएससी जीडी का अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें कई सारे फोर्सेज इंक्लूडेड होते हैं और ये सभी फोर्सेज आपके जो है सीएपीएफ के अंतर्गत आते हैं, यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत आते हैं। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सीआरपीएफ हो गया और सीआईएसएफ भी इसमें आ गया, दिल्ली पुलिस भी आ गया, ठीक है। तो ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो आप एक एग्जाम देते हैं, आपकी जैसी रैंक आती है वैसे आपको जो है विभिन्न फोर्सेज में अपॉइंट किया जाता है। तो सीएपीएफ का मतलब आप जान गए होंगे। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ और अन्य सहायक सेवा में से दिल्ली पुलिस ने जो है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का ट्रॉफी प्राप्त किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और जो आपका जाट रेजिमेंटल सेंटर है इसने त्रिसेवाओं यानी कि आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों की बात कर रहे हैं, तो त्रिसेवाओं के बीच में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त की। देखिए जो आपका जाट रेजिमेंटल सेंटर है, ठीक है, इसकी बात करें तो इसकी ओर से ब्रिगेडियर आदर्श के बुटेल और सूबेदार मेजर मानद कैप्टन वीरेंद्र ने जो है ये ट्रॉफी प्रदान की रक्षा मंत्रालय की ओर से। जबकि जो आपका दिल्ली पुलिस है इसकी ओर से विशेष पुलिस आयुक्त राबिन हिबू और सहायक पुलिस आयुक्त विवेक भगत ने ये ट्रॉफी प्रदान की प्राप्त की जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये अपडेट आपको याद रखना है। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। इस प्रश्न में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो इसको तुरंत लाइक कीजिए और लाइक की संख्या आज कम से कम 1500 होना चाहिए इस वीडियो पर, ठीक है। तो 1500 लाइक का आज का टारगेट है, इसको तुरंत कंप्लीट कीजिए। देखिए अभी हाल ही में जो है जो 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है इसका आयोजन जो है पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। ये पश्चिम बंगाल में कब से कब तक चलेगा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। देखिए हाल ही में जो आपके भारत के माननीय संस्कृति पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, इनकी उपस्थिति में पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 14 फरवरी 2021 को 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो 14 फरवरी को स्टार्ट हुआ है और ये 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव था, ठीक है। ये कब से कब तक चलेगा और किन किन खंडों में कहाँ कहाँ पे पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा ये भी जान लीजिए। देखिए आपका राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है इसका जो 11वां संस्करण है इसका आयोजन 14 से 28 फरवरी 2021 के बीच में किया जाएगा। देखिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में इसका आयोजन 14 से 16 फरवरी और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 22 से 24 फरवरी और फिर मुर्शिदाबाद में 27 से 28 फरवरी तक जो है किया जाएगा। यानी कि पश्चिम बंगाल में ही विभिन्न खंडों में इसका आयोजन जो है विभिन्न प्लेसेस पे किया जाएगा। डेट वाइज मैंने आपको प्लेस बता दिया है, लेकिन आप इसको सरल शब्दों में याद कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 14 से 28 फरवरी तक जो है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का जो आयोजन है ये किया गया। सातवां की मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने। देखिए मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं पुलगोरू वेंकट संजय कुमार। देखिए आपको बता जो आपके पुलगोरू वेंकट संजय कुमार हैं ये इससे पहले यानी कि मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में भी जो है काम कर चुके हैं। तो याद रखिएगा पुलगोरू वेंकट संजय कुमार को बिहारी में मणिपुर हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और मणिपुर राज्य की बात करें तो यहाँ की कैपिटल इम्फाल है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और पॉपुलेशन यहाँ की है 27.2 लाख। आठवां प्रश्न ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसे अपने नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने भी हाल ही में डॉक्टर अजय माथुर को अपने नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया है। देखिए जो आपके डॉक्टर अजय माथुर हैं ये श्री उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेंगे जो कि 2015 में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना से ही महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो याद रखिएगा डॉक्टर अजय कुमार माथुर बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक। इन्होंने इस पद पर श्री उपेंद्र त्रिपाठी की जगह ली है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में सबसे अधिक पूछे जा रहा प्रश्न है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है।
तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में कितने हजार करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का फैसला किया है? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 3,000 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली जो सामान्य बीमा कंपनियां हैं इनमें टोटल 3,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का फैसला किया है। और ये सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनियां कौन सी हैं? देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने ये निर्णय नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस को जो है पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए लिया है। और जो आपका ये 3,000 करोड़ रुपए का धनराशि है, देखिए इस धनराशि से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए शेयर पूंजी को बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए किया जाएगा, जबकि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में से प्रत्येक के लिए इसे बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। 10वां कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष में कार्यकारी सचिव अपॉइंट किया गया है? तो देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र का पूंजी विकास कोष है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड है, इसमें जो है अभी हाल ही में प्रीति सिन्हा को कार्यकारी सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। और प्रीति सिन्हा जो देखिए ये एक भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है। प्रीति सिन्हा जो एक कार्यकारी सचिव के रूप में संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष में जो है महिलाओं, युवाओं, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों से जुड़े लोगों को सूक्ष्म वित्त सहायता प्रदान करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगी। और बात करें संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड की, तो देखिए इसका मुख्यालय आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसके हेड हैं जूडिथ कर्ल और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। 11वां की हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल घटकों के निर्माण की फैसिलिटी स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए जो आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है इसने मोबाइल घटकों के निर्माण की फैसिलिटी स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में तमिलनाडु की राज्य सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए जो आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ये जो है कुल 4,684 करोड़ रुपए खर्च करेगा तमिलनाडु में परियोजना लगाने के लिए। और ये परियोजना जो है मोबाइल फ़ोन के मैकेनिकल एनक्लोजर के निर्माण के लिए कृष्णागिरी में स्थापित किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। और तमिलनाडु की बात करें तो देखिए यहाँ की कैपिटल चेन्नई है, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हैं इडप्पी के पलानी स्वामी और पॉपुलेशन यहाँ की है 6.79 करोड़। 12वां की हाल ही में किस मंत्रालय ने 16 फरवरी 2021 को ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? तो देखिए ई छावनी पोर्टल को अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। देखिए भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने 16 फरवरी 2021 को इस ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया। और इस पोर्टल पर जो आपके छावनी क्षेत्र होते हैं, आर्मी वाले कैंटोनमेंट एरिया, ठीक है, तो छावनी क्षेत्रों के जो निवासी हैं ये अब जो है अपनी समस्याओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इस ई छावनी पोर्टल पर बता सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था खराब हो गई है, नाले वगैरह में गंदगी, इसकी सफाई करवानी है, ठीक है। तो ये पोर्टल जो है ये सिस्टम को निखारने और लोगों के लिए ईज़ ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से काम करेगा। ईज़ ऑफ लिविंग मतलब आसानी से, सरल तरीके से और अपनी समस्याओं को मतलब उनका निदान कराने में सक्षम बन जाएगा जो छावनी वाला एरिया होगा इसे ई पोर्टल यानी कि ई छावनी पोर्टल से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताने से आपकी डे बाय डे प्रैक्टिस हो जाती है और कभी भूलता भी नहीं है, ठीक है। उत्तर बताइए। दूसरा है कि टाटा मोटर्स के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इनका नाम बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। तीसरा है कि द टेरिबल हॉरिबल वेरी गुड वेरी बैड गुड न्यूज़ किसकी पुस्तक है? बताइए। चौथा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख से राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य हो गया? बताइए। पांचवा की हाल ही में किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण शुरू हुआ? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या हैं। देखकर स्टूडेंट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस स्थान पर कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण करने की घोषणा की है? तो देखिए ये प्लेस आपका भुवनेश्वर है। और दूसरा था कि हाल ही में किसने अपने 50 साल के इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर को निजी कंपनियों के लिए खोला है? तो देखिए इसरो ने ऐसा काम किया है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस नेता के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया? तो देखिए ये नेता आपके राहुल गांधी हैं।
चौथा था कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय नौसेना ने द्विवार्षिक ट्रोपेक्स अभ्यास का आयोजन किया। तो देखिए प्लीज आपका रहा हिंद महासागर। पांचवा था कि हाल ही में किस योजना का विस्तार 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो देखिए इस योजना का नाम है कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप परसों का वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो को भी लाइक करके इसको शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज की, टेलीग्राम की, व्हाट्सएप की और इंस्टाग्राम, ट्विटर सबकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।